Okay, so let's start with AS21, consolidated financial statements. Now, what do you mean by consolidated financial statements, and why do we require it in a bit of limited sense? We'll do that. Let's say this is Mr. X. Okay, don't go by his hairstyle. He's Mr. X. He had rupees 2 lakh in his pocket. Yes. What he did is he invested this 2 lakh in two different venues. दो अलग अलग जगह पे उसने इन्वेस्ट किया. कैसे उसने इन्वेस्ट किया? उसने पहले 1 लाख रुपए में एक कंपनी था ए लिमिटेड करके. ओके, ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स उसने खरीदा. सो पहला 1 लाख रुपया उसने ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया. यस. अच्छा, ए लिमिटेड जो था, लेट अस एज्यूम फॉर अंडरस्टैंडिंग से कि वो एक नया कंपनी था. उसने नया शेयर्स इशू किया था और 1 लाख रुपया सब्सक्राइब किसने किया? मिस्टर एक्स ने उसको सब्सक्राइब कर लिया. नाउ ए लिमिटेड बहुत ही मेहनती कंपनी था, हार्ड वर्किंग कंपनी था. तो उसने क्या किया? 1 लाख रुपया जो उसके पास आया उससे उसने असेट्स खरीदा. यस. बिजनेस करना शुरू किया, उसके वजह से लायबिलिटीज भी आया उसके पास. यस. एंड बाय यूटिलाइजिंग ऑल दिस असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सब यूज करने के बाद पूरे साल के एंड में उसने प्रॉफिट कमाया. वेल डिजर्व प्रॉफिट कमाया. से उसने प्रॉफिट कमाया से 10,000 रुपीज का. यस. ईयर एंड में ये 10,000 का प्रॉफिट के ऊपर, ये 10,000 का प्रॉफिट में से उसने 1,000 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया. यस. अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 10,000 रुपीज का उसने जो प्रॉफिट कमा के जो 1,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये डिविडेंड किसको मिलेगा? हु इज द शेयर होल्डर इन आवर एग्जांपल? मिस्टर एक्स इज द शेयर होल्डर. तो कहना है से कि ये जो उसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, इसके ऊपर इसका रिटर्न्स कितना आया? इन फॉर्म ऑफ कैश रिटर्न्स कितना आया? कहना है से 1,000 रुपीज का रिटर्न्स आया. या अगर समझो हम लोग रिटर्न्स को कैश के फॉर्म में ना देख के अर्निंग्स के फॉर्म में देखते हैं कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वो कंपनी ने एक्चुअली कितना कमाया, तो कितना कमाया उसने? से अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे तो 10,000 रुपीज कमाया, और अगर कैश के फॉर्म में देखेंगे तो 1,000 रुपीज कमाया. एग्रीड? यस और नो? सो इफ आई गो बाय अर्निंग्स, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 का उसने अर्निंग्स कमाया. सो कहना है 10% का रिटर्न्स आया ऑन अर्निंग बेसिस. से यस और नो? एग्रीड? अच्छा, दिस इज वन पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. उसके पास और 1 लाख रुपया था. यस सर. वो 1 लाख रुपया उसने क्या किया? ऐसा ही एक कोई नया कंपनी था जिसका नाम है लेट्स से बी लिमिटेड. उसका इक्विटी शेयर्स खरीदने में उसने पैसा लगा दिया. यस. अच्छा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों सेम इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं. यस. अब बी लिमिटेड के पास 1 लाख रुपया आ गया. बी लिमिटेड ने जो शेयर्स इशू किया था, किसने सब्सक्राइब किया? मिस्टर एक्स ने. तो 1 लाख रुपया उसने बी को दिया, बी के पास 1 लाख रुपया आ गया. बी कैसा कंपनी है? लेजी. बोला व्हाई शुड आई बाय द असेट्स एंड डू ऑल द हार्ड वर्क, बेटर आई विल बी अ बिट स्मार्ट. व्हाट डज बी लिमिटेड डू? बी लिमिटेड बहुत मार्केट में घुमा, उसने एक नया कंपनी आइडेंटिफाई किया वाई लिमिटेड के फॉर्म में. ओके. वाई लिमिटेड का सारा इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड ने खरीद लिया. लेट्स से वाई का, ओके, वाई का समझो इक्विटी शेयर कैपिटल था 1 लाख रुपया. सारा का सारा इक्विटी शेयर्स किसने खरीद लिया? बी ने खरीद लिया. इन्वेस्टमेंट लेट्स से ऑफ रुपीज 1 लाख अगेन. बराबर है? सो नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. 1 लाख रुपया जो मिस्टर एक्स का था वो किस में इन्वेस्ट किया गया? बी में. बी इन टर्न फर्दर इन्वेस्टेड हिज फंड्स इनटू वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड बॉट द असेट्स, raised the liabilities, did all the operations and all those things, and it generated a net profit of say 20,000. कितने का प्रॉफिट कमाया? Yes, but it did not declare any dividends. अगर समझो वाई लिमिटेड डिविडेंड्स डिक्लेयर करता तो किसको मिलता डिविडेंड्स? किसको मिलता? ऑब्वियसली बी, बिकॉज बी इज द ओनली शेयर होल्डर.
Because what are we assuming, that B has invested in all 100% of the equity shares or purchased all the 100% equity shares of Y. So whatever dividends would have been declared, they would have been declared to whom or paid to whom? B. Yes, but does B have any kind of earnings? No. Why there is no earnings of B? Because Y did not declare any kind of dividends. Yes, probably they were planning to expand, probably they were looking at the future prospects and stuff like that. इसलिए उन लोगों ने कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं. वाई ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो बी के बुक्स में अर्निंग्स नहीं आ रहा है. बी के बुक्स में अगर अर्निंग्स नहीं आ रहा है तो टेल मी व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख डन बाय मिस्टर एक्स. कितना अर्निंग्स है? रिटर्न्स के फॉर्म में अगर देखा जाए, कैश के फॉर्म में तो छोड़ ही दो, बट अर्निंग्स के फॉर्म में भी कितना है? ओके, कुछ नहीं. यस सर, आर यू गेटिंग इट? अच्छा, सो नाउ which is a better investment according to you? If I go for percentage, इसका 0% आ रहा है और इसका कितना आ रहा था? 10% आ रहा है. Are you understanding? So which is a better investment? A limited is a better investment. If you look at superficially, अगर ऊपर से देखते हो, ऊपर से, जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, ऊपर से, फिर एग्जामिनेशन पेपर भी ऊपर से जाता है. ओके, अगर ऊपर से देखोगे तो डेफिनेटली यू विल से विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? ए. बट दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ एनालाइजिंग द थिंग्स. व्हाई इज इट अ रॉन्ग वे ऑफ एनालाइजिंग द थिंग्स? इज बिकॉज, टेल मी, इफ आई थिंक फ्रॉम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, think from what point of view? Earnings point of view. Look at this scenario carefully. Okay, यहां पे Y का earnings कितना है? Y का net profit that they have earned is 20,000. Irrespective of Y dividends declare करता है या dividends declare नहीं करता है, ये सारा का सारा earnings है किसका? बी लिमिटेड का है. वाई, अगर से फॉर एग्जांपल आज अगर वाई लिक्विडेट हो जाता है, अगर वाई को आप बंद करोगे तो ये सारा रिजर्व कौन लेके जाएगा? बी लिमिटेड. तो अल्टीमेटली सारा का सारा 20,000 रुपीज का जो नेट प्रॉफिट है, जो रिजर्व है, वो है किसका? बी लिमिटेड का है. भले डिविडेंड नहीं दिया, रोकड़ा पैसा मिला नहीं है, लेकिन अर्निंग्स किसका है? बी लिमिटेड का है. बरोबर है. बट द प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग एट द टाइम ऑफ एनालिसिस इज वाई इज अ सेपरेट एंटिटी एंड बी इज अ सेपरेट एंटिटी. Y का अपना अलग बैलेंस शीट है और B का अपना अलग बैलेंस शीट है, और हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, जो मिस्टर X का इन्वेस्टमेंट है, वो किस में है? B. So we are just observing, we are just looking at this part. Agreed? But do you think that's a right way of analyzing? No. क्यों? Because please listen to this part very carefully. ये बहुत जरूरी है. Why is it wrong just to look at B? Because बी का जितना भी फंड्स था, बी ने जितना भी फंड्स रेस किया था थ्रू एक्स या किसी और भी रिसोर्स से, उसने क्या किया? उसने इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई खरीदा. अच्छा, कितना इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई खरीदा? ऑल. वाई का जितना भी इक्विटी शेयर्स है किसके कंट्रोल के अंदर है? बी के अंदर है. तो कैन वी से बिकॉज ऑल 100% शेयर्स ऑफ वाई आर विथ बी, वाई का एजीएम में या एनुअल जनरल मीटिंग में या वाई का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में Who is going to take all the decisions? Y के पास सारा शेयर्स है, एजीएम में जो भी रहेगा Y बोलेगा यस हैंड्स अप, तो जो Y बोलेगा वही होएगा. अगर कोई उसके अगेंस्ट जाने के लिए कोई है ही भी नहीं, क्योंकि वो अकेला शेयर होल्डर है. अरे यस और नो, एटलीस्ट इन आवर एग्जांपल इज द सोल शेयर होल्डर, और वो जो बोलेगा या वो जो विश करेगा वही होने वाला है. आर यू गेटिंग इट? यस और नो? सो नाउ कैन आई से वन स्टेप फर्दर, आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड कैन आई से कि Y का जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग है, सबका सब कौन कर रहा है? बी लिमिटेड कर रहा है. Why? Because B is having 100% of shares of Y. So in other words, can I say B is actually controlling Y limited? Yes or no? How is it controlling the Y limited? By having 100% of the share capital or 100% of the number of shares of Y. तो सारा शेयर्स अगर मेरे पास है तो हर एजीएम में मैं जो बोलेगा वही होएगा. आई एम गोइंग टू वोट फॉर माई सेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर समवन एल्सेस डिसीजन. वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल गेट इट डन बिकॉज आई एम द सोल शेयर होल्डर. यस और नो? So in that way I am going to control all the financial decision making, operating decision making, marketing decision making. All the decision making is under the control of B Limited. Are you understanding this? Yes or no? Now
because B is controlling Y, because B is taking all the decisions of Y, the ultimately earnings of Y is also of B. भले डिस्ट्रीब्यूट किया हो कि ना किया हो, बट इन सब्सटेंस, इन रियलिटी सारा का सारा जो Y का अर्निंग्स है वो किसको बिलोंग करता है? B को करता है. लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही आ रहा है कि दोनों का बैलेंस शीट अलग अलग है. बट इफ यू रियली वांट टू नो कि व्हाट इज द रिसोर्स, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन और व्हाट आर द अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड, डोंट यू थिंक बी और वाई को साथ में लाके एनालाइज करना पड़ेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? बी के पास है. मतलब वाई का असेट्स को कैसे यूज करने का, किधर यूज करने का, उसका डिसीजन भी कौन लेगा? बी लेगा. कौन सा लायबिलिटी वाई रेस करेगा, कहां से पैसा रेस करेगा, डिबेंचर्स इश्यू करेगा, बैंक लोन लेगा, कैसे रेस करेगा, वो डिसीजन कौन लेगा? बी लेगा. तो सारा रिसोर्सेज कहां से आएगा या रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करने का, उसका डिसीजन किसके हाथ में है? बी के हाथ में. ऑब्लिगेशंस कौन सा रहेगा, कहां से ऑब्लिगेशंस रेस किया जाएगा, कैसे ऑब्लिगेशंस पे किया जाएगा, इसका डिसीजन किसके हाथ में? बी के हाथ में. देन डोंट यू थिंक वाई का सारा असेट्स और लायबिलिटीज एक्चुअली बी कंट्रोल कर रहा है, तो वो बी के बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना. इसके बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है? इसके बैलेंस शीट में इसलिए दिख रहा है बिकॉज लीगली दे आर डिफरेंट एंटिटीज, दे आर टू डिफरेंट कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट. यस सर, बट इन सब्सटेंस या लुकिंग एट द इकोनॉमिक रियलिटी, लुकिंग एट द थिंग्स प्रैक्टिकली, लॉजिकली देखो तो एक्चुअली दोनों एक ही है. एक ही है. क्यों? क्योंकि वाई का सारा असेट, सारा लायबिलिटी, सारा प्रॉफिट, सारा रिसोर्स कंट्रोल सब किसके हाथ में है? तो अगर आपको एक्चुअली बी का रियल असेट्स, रियल लायबिलिटीज, रियल अर्निंग्स अगर जानना है तो आपको नहीं लगता है बी और वाई को साथ में लाके एनालाइज करना पड़ेगा? अरे यस और नो. लेकिन अभी हम लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं? सिर्फ बी को कर रहे हैं, खाली बी को एनालाइज कर रहे हैं. इसलिए जो मिस्टर एक्स ने बी में इन्वेस्टमेंट किया था वो अपने को बुरा लग रहा है क्योंकि रिटर्न्स नहीं दिख रहा है. बट डू यू थिंक इट इज करेक्ट टू एनालाइज ओनली एंड ओनली बी अलोन when you know that B actually also controls the assets, liabilities and earnings of Y? अरे yes or no? It is simple as that. समझो हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं. yes, बाजू वाला फ्लैट खाली है. yes, वो जिसका फ्लैट था वो अमेरिका चला गया है, 50 साल से आया नहीं है. yes, चाबी अपने पास है, उसने अपने को बोला है, रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दिया है कि इसका जो यूज करना है, जैसे यूज करना है, यू हैव अ लीगल राइट टू डू इट. Even if you want to give it on rent basis, give it on rent basis. He is okay with it. He does not want any part in the income. बराबर है. बोलता तुमको खुद को रहने के लिए चाहिए, वो भी यूज करो. उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाना है, वो भी करो. भाड़े पे देना है, वो भी करो. सारा पावर ऑफ अटर्नी ऑफ दैट हाउस इज विद अस. अच्छा, मेंटेनेंस कौन भर रहा है? मैं ही भर रहा है. नाउ टेल मी, लीगली हाउ मेनी फ्लैट्स डू आई ओ? लीगली आई हैव ओनली वन फ्लैट, क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं है. लीगली मैं अलग फ्लैट का ओनर है, उसका ओनर कोई और है. नाउ यूज योर प्रैक्टिकल सेंस, यूज योर लॉजिकल सेंस. क्या लगता है कितना है मेरे पास फ्लैट? इफ आई से यू हाउ मेनी रिसोर्स आई हैव टू रिसोर्सेस. वन वेयर आई स्टे, अनदर व्हाट आई हैव इन माय नेबर. अरे यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So we don't just look at the things from the legal perspective when we are doing the accounting. We always use a concept of substance over form. We look at the things from the economic reality point of view, from the practical sense or the logical sense, or from the substance sense, rather than simply looking at the legal point of view. जैसे यहाँ पे legally देखेगा तो B अलग है, Y अलग है. Superficially ऐसे लगता है कि मिस्टर एक्स ने B में इन्वेस्ट किया है. बोला नहीं भाई, मिस्टर एक्स ने B में इन्वेस्ट किया है, इन टर्न उसने Y में इन्वेस्ट किया है. Are you understanding? तो अगर आपको B का रियल स्ट्रेंथ देखना है, रियल असेट्स, रियल लायबिलिटीज, रियल अर्निंग्स देखना है, तो B और Y को साथ में लाके तुमको एनालाइज करना पड़ेगा. तब तक B का रियल स्टेटस तुमको समझ में आने वाला नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी ये B और Y को साथ में लाएंगे कैसे? उसके लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा व्हाट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मींस B और Y का P&L को साथ में लाना पड़ेगा, B और Y का बैलेंस शीट को साथ में लाना पड़ेगा, B और Y का कैश फ्लोस को भी साथ में लाना पड़ेगा. तो बेसिकली दोनों कंपनीज का जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स है सबको साथ में लाके एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअली मालूम पड़े कि ये दोनों का मिला के एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है. अरे यस और नो? नाउ इफ आई डू दैट, लेट्स से आई प्रिपेयर समथिंग नोन एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. मतलब बेसिकली B प्लस Y का मैं बैलेंस शीट बनाता हूं. यस सर? तो चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा 1 लाख रुपए का बेटा. यस और नो?
अच्छा, बी का सारा असेट्स लेके आएंगे हम लोग, यस सर। तो यहां पे जो असेट्स रहेगा उसमें बी का भी असेट्स रहेगा और वाई का भी असेट्स रहेगा, एग्रीड। जो लायबिलिटीज रहेगा उसमें बी का भी लायबिलिटीज रहेगा और वाई का भी लायबिलिटीज रहेगा। जो अर्निंग्स तुमको दिखता रहेगा उसमें बी का भी रहेगा और वाई का भी रहेगा। तो अगर मैं वो लॉजिक लगाता हूं, यहां पे बी प्लस वाई करता हूं, तो इसमें 20,000 का अर्निंग्स आ जाएगा, यस सर। बट ये जानने के लिए कि बी का एक्चुअल अर्निंग्स कितना है, जो बुक्स में दिख रहा है वो छोड़ो, बी का अकेले का अर्निंग्स का बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल अर्निंग्स कितना है, एक्चुअल राइट कितने के ऊपर है, तो मुझे दोनों को साथ मिला के एनालाइज करना पड़ेगा। अरे यस सर, नाउ टेल मी, ये जो 20,000 का अर्निंग्स है ये किसका है, किसका है, किसका है? ऑब्वियसली बी का है। सी, बी इज द इन्वेस्टर, B has invested in Y, so B is called as a parent company and Y is called as a subsidiary company, या B is called as a holding company and Y is called as a subsidiary company, बराबर है। So who is controlling? Controlling authority कौन है? बाप कौन है? Yes sir। तो प्रॉफिट बेटा कमाएगा तो भी किसका माना जाएगा? B का। प्रॉफिट अर्न किसने किया? Y ने, लेकिन है किसका? Are you understanding this? अरे yes or no? तो अगर बी का ये अर्निंग्स है तो इन टर्न कैन आई से कि वो जो अर्निंग्स है वो मिस्टर एक्स का है, क्योंकि बी का ओनर कौन है? एक्स। तो वाई का प्रॉफिट है बी का, लेकिन बी खुद कंट्रोल कौन कर रहा है? एक्स। तो कैन आई से ये जो 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली इसके सामने जो अर्निंग्स आया है वो 20,000 का है, विच इज अराउंड 20%। सो नाउ टेल मी विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? द सेकेंड वन इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, though it does not look like, if you look at on the individual company basis, then A is better, but that's a wrong way of analyzing because B has in turn invested in Y। Y का जितना earnings है वो B का है, तो B का जो earnings है वो Mr. X का है। Are you getting it? So if you really want to know the correct resources or correct obligation of a company, तुमको नहीं लगता है कि parent और subsidiary या वो सब companies जिसको B control करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, वो सबको साथ में लाके एनालाइज करना पड़ेगा। सो द की वर्ड आउट ओवर हियर इज देयर इज अ कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं होता तो मैं ये नहीं बोल सकता कि उसका असेट्स मेरा है, उसका लायबिलिटीज मेरा है। अरे यस सर, मेरा बाजू वाला 2 घंटे के लिए घर से बाहर गया मार्केट में, मेरे को बोला ये 2 घंटे तक चाबी रखो, बरोबर है, तुमको पढ़ाई करना है तो यूज कर लेना घर। डज इट मीन आई गॉट ऑल द राइट्स? पता चला वो घर वापस आ रहा है तब मैं उसका इंटीरियर डिजाइनिंग चेंज करवा रहा हूं। डू यू थिंक आई हैव अ राइट टू डू दैट? नो, ओनली व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज यू कैन डू व्हाट यू कैन डू एज अ ओनर। अरे यस सर, तो 2 घंटे के लिए गया तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अपने को लिख के दिया कि सब कुछ जो करना है करो, देन यस वी कैन से इट इज आवर्स। अरे यस सर, तो द की वर्ड ओवर हियर इज कंट्रोल। सो व्हेनेवर देयर इज वन एंटिटी व्हिच कंट्रोल्स अनदर एंटिटी, व्हेनेवर देयर इज वन एंटिटी व्हिच कंट्रोल्स अनदर एंटिटी, देन to know the real resources, obligation, profits and earnings of the investor entity, you will have to prepare the consolidated financial statements। दोनों का बैलेंस शीट, दोनों का P&L, दोनों का कैश फ्लोज, सब कुछ साथ में लाके एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके रीडर को मालूम पड़ेगा कि अच्छा एक्चुअली इसका प्रॉफिट्स, असेट्स, लायबिलिटीज कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे एक कंपनी रहेगा, उसका समझो 4 सब्सिडरीज है, सो एक कंपनी बाकी 4 कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, बरोबर है। तो जब कंसोलिडेशन करेगा तो वो चारों सब्सिडरीज का बैलेंस शीट, P&L, इनकम, एक्सपेंस, सब कुछ अपने अंदर वो मर्ज कर लेगा, टू नो द रियल स्ट्रेंथ, रियल रिसोर्सेज, रियल ऑब्लिगेशंस, रियल अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप एज अ होल। पैरेंट और सब्सिडरी दोनों मिला के सब हम लोग क्या बोलते हैं साथ में? ग्रुप। सो बेसिकली व्हेन आई कंबाइन B plus Y, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रुप। एंड B is the parent or the holding company and Y is what? The subsidiary. The controlling entity is called as parent or holding company and the controlled entity is called as what? Subsidiary. And all of them combined together is called group. Are yes or no? They are like a family basically. Parent being parent is a father and subsidiary being the son or a daughter. Yes sir? ये याद रखना, आगे चल के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स में ये लॉजिक भी काम आएगा कि ऊपर कौन बैठा है? होल्डिंग हमेशा ऊपर रहेगा, पैरेंट, नीचे कौन रहेगा? हमेशा सब्सिडियरी। सो दैट्स हाउ द रिलेशन इज स्टैक्ड। आर यू गेटिंग इट? Yes or no? So if you really want to know the performance of a particular company or the strength of a particular company, you will have to bring the subsidiary ka assets, liabilities, or in simpler words, you will have to prepare something known as consolidated financial statements. But do you think it is going to be that simple? कि देखो इसका बैलेंस शीट है,
इसका बैलेंस शीट है, ऐड कर दो. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल कि इसका इनकम चलो ऐड कर दो. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो. How the consolidation will happen, what are the rules of consolidation, what are the rules of presentation of the consolidated balance sheet, consolidated PL and stuff like that. तो वो कैसे होता है, that whole process of consolidation कैसे होता है is governed by or is given by AS 21. Even Companies Act has its own section of saying कि consolidation कैसे होना चाहिए, but right now our focus is going to be on what, how to handle AS 21 का consolidation procedure. The entire procedure has to be understood by us. In this whole procedure, when you do the consolidation, okay, you prepare three things basically: consolidated balance sheet, then you prepare consolidated P&L, and then you prepare consolidated cash flow statements. Okay, the highest importance is always given to consolidated balance sheet because it has number of adjustments to be considered while you are doing the balance sheet. After that, lesser importance is given to what, consolidated P&L, because it's much more simpler. सीधा सीधा income expense को plus करना है और कुछ नहीं करना है. Okay, and then certain rules are there, but they are simpler. And the least importance is given to what, cash flow statement. Cash flow statement is very much simpler because we simply have to add the cash inflows and outflows, nothing much. We'll discuss that later on in detail, but as of now our primary focus is going to be what, how to go for consolidated balance sheet. Are you understanding? But even before we get into how to prepare the consolidated balance sheet, there are certain other technical things that we need to understand, starting with the most important word, control. The whole reason or whole what should I say, the seed of consolidation is the word control. अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो कंसोलिडेशन करने का जरूरत नहीं है. Because B is controlling Y, we do the consolidation and then C. If B does not control Y, then nothing. Then just observe how much B has earned. Only because B is controlling Y, we get into AS 21, we think about consolidation, we think about bringing them together. Yes or no? But if they are not controlling, then I don't have to worry. Yes sir, if you are a parent, you will think about your child. बाजू वाले का नहीं, because you can't control him. अरे yes or no? Are you getting it? Only the thing that you control, only the person you control, you will think about that. You will take that as your family. बाजू वाले का बच्चा अपना family नहीं है. Okay, so be careful with that. You are going to do all the consolidation process only because there is a control. So first you need to understand what do you mean by control. When can you say that one entity is controlling another entity? Okay, so in a nutshell, there are three ways in which control can be established. How many ways are there? There are three ways. The first way is if an entity controls more than 50% of voting power in other entity. The key word out over here is 50 voting power. Sorry. Why is voting power so important? Please be very careful with this. I don't know how many of you remember your foundation. Good question, isn't it? In foundation, whenever you do issue of shares, okay, in that chapter generally there is a classification of shares given. Okay, there are two types of shares: equity share and preference shares. In equity shares, there are further classifications. You may issue, or a company has a right to issue equity shares with differential rights. Yes sir. What do you mean by equity shares with the differential rights? You may have, as let's say for example, if there are two rows over here, there are two groups of shareholders, both are equity shareholders. Yes sir. This row of the shareholders, they are interested into the dividend that the company will pay. They are interested into the capital appreciation, stock market में भाव कितना बढ़ रहा है वो बताओ. They are not interested into day to day management of the business. बोला कौन कितना डायरेक्टर है, कौन सा डायरेक्टर है, क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या होना चाहिए. They are not bothered. They are bothered with what?
डिविडेंड्स कितना मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, बस सर. Whereas there is another group of shareholder, let's say this row, they are interested into what? Management. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, who is the auditor, how transparently the things are done, and all those things are their concern. They are not much bothered about कितना dividend मिल रहा है. Are you getting it? So if that is the case, the company has a right to issue equity shares with differential right, with different rights. In the sense, those shareholders who are interested in only the dividend part of it, they will be getting equity shares with more of dividend right, but less of voting right. वो लोग मीटिंग में आएंगे, अगर एजीएम में जाते हैं वोटिंग पर्पस के लिए और बोलते हैं चलो किसी चीज के लिए वोट करना है, मेरे पास एक शेयर है. यस, नॉर्मल रूल इज 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. व्हाट इज द नॉर्मल रूल? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. बट आई हैव इशूड देम इक्विटी शेयर्स विद लेसर वोटिंग राइट. तो मैं किसी भी चीज के लिए हाथ ऊपर करेगा ना तो 1 वोट नहीं माना जाएगा, से 0.5 वोट माना जाएगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव लेस ऑफ वोटिंग राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी जो सेकंड ग्रुप है उनको मैंने इक्विटी शेयर इशू किया जहां पे उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा है लेकिन डिविडेंड राइट कम है. अभी ये वाला शेयर होल्डर अगर हाथ ऊपर करता है किसी चीज के लिए तो उसका 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट नहीं माना जाएगा. 1 शेयर इज इक्वल टू मे बी 1.5 या 2 या समथिंग लाइक दैट, बट दे विल हैव मोर वोटिंग राइट्स. ऑन द सेम अकाउंट जिसके पास डिविडेंड राइट ज्यादा है उसको अगर समझो मैं 2 रुपए का डिविडेंड दे रहा हूं पर शेयर, तो 2 रुपए का डिविडेंड इनको नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास डिविडेंड राइट्स कम है. जिसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है उसके पास डिविडेंड राइट कम है, तो उसको कितने का डिविडेंड मिलेगा? मे बी 1 रुपी, मे बी 0.5, मे बी 1.5, बट डेफिनेटली नॉट 2 rupees. Are you understanding? So as a company I have a right to issue equity shares with differential rights. Yes sir. Here comes the importance of word voting power. Voting power should be more than 50%. How does this work? Please understand. Let us say there is one company known as X Limited. Okay, this company has 100 equity shares. I'm not talking about the capital, I'm talking about the number of shares. You have how much total number of shares? 100. Out of this 100 equity shares, let us say you people hold say 60% of the shares. 60% of the shares means, can I say you hold 60 shares? Yes. Is it more than 50%? So can I say you are under control of the company? Logically speaking, yes. By default, yes, because by default 1 share is equal to 1 vote. तो you have more than 50% of the vote. किसी भी मीटिंग में किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आप किसी चीज के लिए हाथ ऊपर कर रहे हो तो 60% फेवर में आ गया. तो वट एवर यू वॉन्ट थिंग्स विल हैपन. अगर आप ऊपर हाथ ऊपर नहीं करते तो खत्म, यू आर स्टिल इन मेजोरिटी, यू आर गोइंग अगेंस्ट इट, तो वो नहीं होएगा. सो वट एवर यू वॉन्ट विल हैपन एंड वट एवर यू डोंट वॉन्ट विल नॉट हैपन. Why? Because you have more than 60% of voting power. Understood this? But this is based on the by default logic of 1 share is equal to 1 vote. Agreed? Let's change the scenario. You have 60% of the shares, that is you have 60 shares. But your 1 share has only 0.5 ka voting power. Your 1 share has how much voting power? 0.5. मतलब अगर आप किसी चीज के लिए हाथ ऊपर करते हो तो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट नहीं है, 1 शेयर इज इक्वल टू 0.5 वोट. तो आपके पास कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर है? ओनली 30%. 60% इंटू 0.5 हो गया. तो नाउ इफ यू हैव ओनली 30% ऑफ वोटिंग पावर बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल वोटिंग पावर्स, ओके, डू यू हैव कंट्रोल? नो. बट डू यू हैव मोर देन 50% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स? So for control purpose, AS21 says you don't have to look at the number of shares. You also look into the rights attaching those shares. तेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 रहेगा लेकिन वोटिंग पावर ही नहीं है तो तू कंट्रोल कैसे करेगा? क्योंकि कंट्रोल करने के लिए वोटिंग पावर होना कंपलसरी है. नंबर ऑफ शेयर्स कम ज्यादा रहेगा तो चलेगा. लेट्स से यू हैव ओनली 40% ऑफ द शेयर्स, दैट इज यू हैव ओनली 40 शेयर्स, बट योर 1 शेयर हैज अ वोटिंग पावर ऑफ 1.5. So basically you have 60% of voting power. Then are you in control? Yes. So do you think it is the number of shares which actually gives you the control, or is it the voting power that gives you the control? Voting power. So am I supposed to look at the percentage of number of shares or the voting power? Voting power. Hence the standard says if any entity holds more than 50% of voting power of some other entity, then we say there is a control and not 50% of shares. Are you understanding this? But remember by default क्या आएगा? 1 share 1 vote. ये सब सिनेरियोस के लिए they have to specify what is a voting power.
जब तक वो बोलेगा नहीं कि 1 शेयर इज इक्वल टू 0.5, 1 शेयर इज इक्वल टू 1.5, टिल दैट टाइम आई वोंट सिट एंड एज्यूम एनीथिंग. बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट क्या चलने वाला है? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. इज इट क्लियर? सो इट्स नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स, इट्स व्हाट? Voting power. Are you understanding this? So what is the first way of establishing or analyzing whether there is a control or no? If an entity controls more than 50% of what? Somehow students also make a mistake over here. They get confused. Is it more than 50% or is it 50% as well as more than 50%? Like 50 and more है कि more than 50 है? More than 50. Means if you have 50% of voting power, then still you are not in control. Are you understanding this? You don't have control. For control, what you need to have? 50.1 है, you still have control. Are you understanding this? But 50 है तो नहीं है. Is it clear? Yes or no? So what the first way of gaining the control is? More than 50% of voting power. Second way of gaining the control is, we say that if an entity is controlling the composition of board of directors, if an entity is controlling the composition of board of directors, then we say that entity is controlling the other entity. Okay, yeah, controls the composition of BOD of another entity, then we say that there is a control. What do you mean by this? Please understand. Let's say I am X Limited. Yeah, let's draw it. There is a company that is X Limited. I am X Limited. And there is another entity known as Y Limited. Y Limited has 5 board of directors. बराबर है? Because of the contractual arrangements between X and Y, X has absolute power to appoint anyone in the board of Y Limited or to remove anyone from the board of directorship of Y Limited. So basically X can appoint anyone or remove anyone. X need not consult anyone कि भाई किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, कोई कंडीशंस अटैच नहीं है, यूनिलैटरल राइट से सीधा सीधा मैं मांगता है तो अपॉइंट करेगा, मैं मांगता है तो निकाल देगा. नाउ इन सच अ केस कैन आई से एक्स लिमिटेड इज कंट्रोलिंग वाई? यस. वाई? प्लीज अंडरस्टैंड दिस होल थिंग. वाई लिमिटेड का सारा डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड एवरी डिसीजन मेकिंग विल बी डन बाय हुम? विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी. यस सर. अच्छा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्स. कल उठ के अगर समझो बोर्ड मीटिंग हो रहा है, बराबर है, 5 में से 2 बंदे मेरे हैं. यस, आई हैव अपॉइंटेड देम. दे से दैट दिस आर द थिंग्स टू बी डन. वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेज नो, दिस इज नॉट राइट. देन डू आई हैव राइट टू से गेट अप, गेट आउट? यस, आई हैव. एक्स हैज अ राइट टू रिमूव देम. अरे यस और नो? तो अगर समझो एक्स का डायरेक्टर्स के खिलाफ या एक्स के खिलाफ कुछ भी करने का रहेगा, एक्स वोंट अलाउ. एक्स विल सिंपली पिक इट अप एंड थ्रो देम आउट. दे हैव द राइट टू डू सो. और उसके बदले किसी को और को अपॉइंट कर लेगा. तो अल्टीमेटली जो एक्स बोलेगा वही हो रहा है ना. मतलब अल्टीमेटली सारा वाई का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? एक्स. वाई? बिकॉज ही हैज द राइट over the entire composition of the board of directors. He has the right to appoint or remove any of the person from the board directorship of Y Limited. Ultimately, who is controlling the entire operations of Y? It's X. Are you understanding? Though he may not have a voting power more than 50%, he may be having a very less percentage of voting power, but through contract definitely is controlling the entire BOD. BOD को control किया मतलब सारा operating decision, financial decision, पूरा decision making power अपने हाथ में आ गया. Then finished. Then you are controlling the whole thing. Are you understanding this? Yes or no? So there is a second way in which the control can be established. There is another way. Control through contracts, yeah, agreements. Okay. Now how does this work? This is interesting. Let's say we are X Limited and there is another company Y Limited. You hold only 40% of the voting power in Y. At this juncture, can I say X is controlling Y? कितना परसेंटेज अपने पास वोटिंग है? 40. 60 किसी और के पास है. Yes sir. Now what I did as a X Limited, I entered into contract with those 60% वाला वोटिंग पावर, जो शेयर होल्डर्स थे 60% का वोटिंग पावर, उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. क्या? मीटिंग में मेरे खिलाफ नहीं जानेगा. मैं अगर किसी चीज के लिए हाथ ऊपर करता है, यू विल नॉट गो अगेंस्ट मी. यू बेटर डोंट वोट ओनली, चलेगा. लेकिन मैं जो बोलेगा वैसा ही करने का, मेरे अगेंस्ट जाने का नहीं. सो दे एग्रीड, दे साइन द डॉक्यूमेंट, द एग्रीमेंट इज डन. हु इज इन कंट्रोल?
Do I have more than 50% of voting power? No. Do I control the board of directors of Y? No. But through contracts I have entered into such an arrangement that whatever I say is going to happen ultimately. So I am still considered to be in control. So this is control via contract. Are you understanding this? Are yes or no? Sure. लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो प्रॉब्लली यू आर नॉट इन कंट्रोल. आर यू गेटिंग इट? या तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी पूरा 60% के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं. मैंने खाली बाकी का 20% के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं जो बोलेगा ना मेरे साथ खड़ा रहने का. मैं अगर किसी चीज के लिए हाथ ऊपर करता है तो चुपचाप तू भी हाथ ऊपर कर. यस तो हो गया ना. 40 तेरे पास है, 20 उनका. यू आर स्टिल इन कंट्रोल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यू बोथ ऑफ यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ दिस इज ऑल थियोरेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इट्स नॉट ओनली दिस एलिमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड, देयर इज समथिंग लाइक सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज ऑल्सो सीन. प्रैक्टिकल रियलिटी भी चेक करना पड़ेगा. आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. लेट्स से यू हैव 40% ऑफ द वोटिंग पावर. डू यू हैव द कंट्रोल? नो. बाकी 60% है ना, इज स्प्रेड बिटवीन n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. Every shareholder holds maximum 0.5% of total voting power. Yes sir. किसी के पास भी 0.5% of the voting power से ज्यादा shares नहीं है. It's only you who is having what? 40% of the voting power. बस. So basically, when you sit for the meeting, can I say you have the majority of the shares with you? क्योंकि बाकी जो लोग हैं साथ में, जो बाकी है, they are too scattered. They don't have much of the voting power with them. They have only maximum 0.5 per individual. Yes sir. You as an individual has how many shares? 40%. Can I say you are in control using substance over form? Yes. You don't have more than 50% voting power. You don't have board of directors ka control. You don't have any contracts. But the situation is such which indicates that you still have the control, though you don't have more than 50. Why? तू किसी भी चीज के लिए हाथ ऊपर करेगा, बाकी सामने कोई है नहीं. Are you understanding this? बाकी कौन खड़ा रहेगा तेरे पास? This is not there. You may have certain in your favor, you may have certain in against you, but then every individual who is standing does not have much to say. They don't have much of control in their hands. So looking at the scenario, looking at the voting spread, voting percentage का spread, even such a case, you may have a control depending upon the facts, depending upon the situation. So what we are looking at from AS21 point of is very theoretical. Practically there are so many n number of situations which has to be observed. There are so many factors which are observed to identify whether there is a control or no control. अभी ये जो हम लोग बोला कि हमारे पास 40% है, बाकी 60% किसके पास है? 3 इंडिविजुअल्स के पास है. 20. Now can you say you have control? No, you can't. Why? Because now to defeat you, lesser number of people are supposed to come together. कोई 2 जन भी साथ में आ गया, they will simply compete with you. अरे yes or no? But when that 60% was spread between so many shareholders that everyone has only 0.5, maximum 0.5, just imagine how many people were supposed to come together and sign a contract to defeat you. Now that is not reality. That is not considered or reasonably assumed कि वो ऐसा होगा. I have crore shareholders who are having 0.5% shares. इसके बाद ज्यादा वोटिंग पावर नहीं है, तो तुमको लगता है करोड़ शेयरहोल्डर साथ में आके साइन करेंगे डॉक्यूमेंट मेरे को डिफीट करेंगे? नॉट पॉसिबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट अगर 3 ही शेयर होल्डर है तो 2 के साथ में आना बहुत कम, रिलेटिवली इट्स हाईली प्रोबेबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? सो इट्स ओनली व्हेन you look into the facts, when you look into the current situation, you may be able to decide whether there is a control or no. But then that is too practical that we are dealing with. If you come to academical level, if you come to your syllabus level, there are only 3 ways in which the control can be established. What are they? If you have more than 50% of the voting power, then you have control over the composition of board of directors of the company, and the last one, you may also have a control of the contracts. Are you getting it? Going further, for this particular chapter, only the first one is going to be of some use to us. कंसोलिडेशन करने के लिए चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज अगर देखेंगे तो मोर देन 50% वाला जो पॉइंट है, दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर? अरे यस और नो? एंड वंस अगेन व्हेन यू आर डूइंग योर कॉर्पोरेट लॉ, डेफिनेटली दिस पार्ट विल आल्सो कम कि कंसोलिडेशन है, कंट्रोल का क्या पैरामीटर्स है. देयर द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. दे यूज मोर देन 50% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. Here AS21 is very clear. It is more than 50% of voting power and not the number of shares. Is it clear? Remember this logic. It will also help you when you do AS18 related party disclosures. Okay, AS18 maybe the same things will come again. Okay, what do you mean by control? How can you say that one individual or entity is controlling another entity? So again the same parameters, same definitions, same logics will be applied over there.
So it's not only restricted only to this chapter, because we are dealing with control, which is a integral part of CFS, but that does not mean कि control और किधर जाएगा नहीं. It can, you can encounter control in different aspects of accounting, different areas of accounting. One of them will be AS 18 again. Are you understanding this? Yes or no? So now, after going through the whole concept of control, okay, we can conclude one thing, that consolidation will happen only if there is one entity controlling another entity. Without control, there cannot be any consolidation. Do you agree with that? Say yes or no? Okay. Now, control establish करने का हम लोगों ने सब देखा. There are different ways in which the control can be established. Now that is from AS 21 point of view. Now I am going in a bit more logical sense, bit more academical sense. I want you to approach the whole concept of control, or basically I want you to approach the accounting of CFS in a particular logical way. So you have to be with me in this particular section. So control, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को कंट्रोल करेगा, ये दो तरीके से हो सकता है. Apart from whatever AS 21 said, that's more technical, more legal, but logically speaking and from accounting perspective, there are two ways in which we can say that control is established. One is an entity has an outright purchase of another entity. ये किया है आपने कभी? This is nothing but amalgamation, which is governed by AS 14. अभी amalgamation में क्या होता है? Please understand. Let's say there is one company P Limited, which is a purchasing company. एक सामने और कंपनी है S Limited, which is a selling company. तो P Limited acquires all the assets and all the liabilities of selling company. But in this entire process, what happens is selling company is shut. सेलिंग कंपनी खुद का आइडेंटिटी खत्म कर लेता है और सारा असेट्स और लायबिलिटीज किसको दे देता है? पी को. बट अल्टीमेटली पी कंट्रोल्स द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी, इजंट इट? तो यहां पे भी कंट्रोल है, बट द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल थोड़ा सा अलग है. यहां पे वो एस को खत्म ही कर देता है कि भाई तेरा असेट, तेरा लायबिलिटी, तेरा आइडेंटिटी खत्म, तेरा जो भी असेट्स लायबिलिटीज मैं लेके जाएगा. दिस इज आउटराइट परचेज. अरे यस और नो? देयर इज वन मोर वे व्हिच इज मोर सुटेबल फॉर सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू, इज दैट you acquire more than 50% of voting power. More than 50% of voting power. In this case, yeah, here we say this is the trigger point of CFS. इसमें कंट्रोल जब होता है तभी क्या सिचुएशन होता है? प्लीज पे अटेंशन. लेट्स से देयर इज वन कंपनी P and there is another company S. So P is holding more than 50% of voting power in S. Yes or no? But ये केस में is S getting shut down? Does S lose its identity or it is still an independent company? वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और इसका वोटिंग पावर आ गया, मतलब P अपने आप में एक कंपनी है, S अपने आप में एक कंपनी है. यस और नो? बट फिर भी S का सारा असेट्स और लायबिलिटीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? P कर रहा है. सो डोंट यू थिंक, इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि दूसरे कंपनी का असेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों सेम है. खाली फर्क क्या है? एक में उसको मार के कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे में उसको जिंदा रख के कंट्रोल कर रहा है. एक को उसको उड़ा ही दिया, मर्डर ही कर दिया उसका, और उसका असेट्स और लायबिलिटीज लेके गए. दूसरे में उसको गन पॉइंट पे रखा है. यू आर कंट्रोलिंग. बट दोनों केसेस में दूसरे कंपनी का असेट्स और लायबिलिटीज कोई और कंपनी कंट्रोल कर रहा है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ यू थिंक बोथ आर वन एंड द सेम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो कैन आई से basically when you talk about amalgamation AS 14, if you have done, and if you talk about that, the date of purchase, or we call it as date of acquisition, is the date on which the purchasing company takes over the business of the selling company. उस दिन पे असेट्स और लायबिलिटीज का कंट्रोल किसके पास आ जाता है? परचेजिंग कंपनी के पास आता है. सिमिलरली द डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ एक्विजिशन, या मोर सुटेबल टू दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज when can we say that the date of control, or what is the date of control in case of CFS? The date on which P Limited buys more than 50% of the voting power of some other company. जिस दिन पे मेरा इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में more than 50% चला गया, means can I say that is the date on which the control is established? Yes or no? So over there in amalgamation we call it as the date of purchase, the date on which the control is established. But unfortunately on that day S finishes, S is dead. Yes sir. But over here when we say the date of control is the date on which one company invests more than 50% in the voting power of some other company, and in that case the S or the selling or the subsidiary company is still alive. Do you agree with me? Yes or no? But don't you think
that both date of control and date of acquisition are actually one and the same because they are the date on which the control is getting established. The forms may be different, but still they both are nothing but the date of control. Do you agree? Yes or no? So this is the point. This date of purchase and the date of acquisition or date of control that we are talking about is the point where AS21 and AS14 are actually at the same level. They are the link. AS14 बोलो या AS21 बोलो, on the date of acquisition they are actually one and the same. Are you understanding? अभी फर्क कैसे आता है? दोनों में डिफरेंस क्यों है? दो अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों है? अगर ये पॉइंट पे दोनों सेम है तो फिर अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों है? अरे yes or no? What happens is from or after the date of acquisition, there is no need to worry about S. S खत्म हो चुका है. S का असेट्स, लायबिलिटी सब किसके पास है? P के पास है. तो आगे चल के बिजनेस कौन करने वाला है? P करेगा. जो भी प्रॉफिट और लॉस है कौन कमाएगा? P कमाएगा. लेकिन किसका असेट्स और लायबिलिटीज यूज करके? खुद का भी और S का भी. Yes sir. But when you talk about consolidation, P is a separate entity and S is a separate entity. डेट ऑफ कंट्रोल के बाद दोनों बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा. P अपना प्रॉफिट कमाएगा, S अपना प्रॉफिट कमाएगा. अरे यस और नो? जो अमालगमेशन में नहीं हो रहा था. और उस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द S is having its own identity, S will earn its own profits and losses, S will buy its own assets and incur all the obligations at every year end. To know the real strength of P, मुझे हर साल के एंड में S का assets और liabilities को मेरे अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा या मर्ज करना पड़ेगा. अरे yes or no? ये जो कंसोलिडेशन है ये करना पड़ता है, वो सिर्फ उस कंपनीज के लिए या वो सिचुएशन के लिए करना पड़ता है जहां पे तुम्हारा कंट्रोल है लेकिन सामने वाला कंपनी अभी भी जिंदा है. अमालगमेशन में एक बार अमालगमेशन हो जाता है उसके बाद एस गया तेल बेचने. आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दैट बिकॉज दैट इज फिनिश्ड एंड दैट इज मर्ज्ड विद मी. आई डोंट हैव टू वरी. इट्स नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी कि मैं अलग हर साल उसको मर्ज करता रहूं. एक बार मर्ज किया और वो फिनिश हो गया. बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS21 में जब आप डेट ऑफ कंट्रोल का बात करते हो वहां पे एस अपने आप में एक लीगल एंटिटी अभी भी है. इसलिए हर साल उसका असेट्स और लायबिलिटीज को मुझे अपने अंदर मर्ज करना पड़ेगा. हेंस कम्स द प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन which is not possible over there in amalgamation. Are you understanding? Amalgamation में सामने वाले कंपनी खत्म, एक बार कंसोलिडेशन हुआ, finished, that's end of everything. वो हम लोग ने देख लिया AS14 में कैसे कर रहेगा. Are you getting it? लेकिन CFS में every year करना पड़ता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है. वो अभी भी एक लीगल एंटिटी है जिसका रिसोर्सेज मेरे कंट्रोल में. तो एवरी टाइम आई विल टू शो कि भाई वो असेट्स मेरा है, वो असेट्स मेरा है, वो लायबिलिटीज मेरा है, वो प्रॉफिट मेरा है एंड सो ऑन. एवरी ईयर एंड पे मुझे ये रीडर्स को बताना पड़ेगा. अरे यस और नो? जब तक मैं वो नहीं करेगा रीडर्स को मेरा रियल स्ट्रेंथ पता चलेगा नहीं. Is it clear? So what happens on the date of control? What happens on the date of acquisition? Logically speaking दोनों के लिए सेम है, लेकिन what happens after the date of control दोनों के लिए अलग अलग हो गया. Amalgamation के लिए there is nothing after the date of control, finished. But for consolidation or for AS21 there is a whole range of rules and regulations and accounting procedures which have to be followed क्योंकि हर साल तुमको उसको merge करना पड़ेगा. Are you understanding this? And hence there are two different standards though the starting point is the same. The trigger point is the same. Approaches are different. But still it is one and the same. Date of control bolo, date of acquisition bolo, date of purchase bolo, everything is one and the same. That is the date on which one entity gains control over another entity. Either through outright purchase or through buying more than 50% of voting power or through controlling the composition of board of directors or through contract. Irrespective of that, उस दिन पे control establish हुआ, उस दिन AS14, AS21 साथ में चलेगा. And we will prove it in every sum that we do that yes on that date they are very same. तो AS14 का भी रूल अप्लाई करेगा ना, AS21 का आंसर निकलेगा. बट ओनली ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल क्योंकि उसके बाद AS21 अकेला है, उसके बाद 14 नहीं है. मेन प्रॉब्लम उधर ही है. AS21 का जरूरत किधर पड़ेगा? आफ्टर डेट ऑफ कंट्रोल. ऑन डेट ऑफ कंट्रोल तो 14 भी बैठा हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेयरली एनीवन थिंक्स लाइक दिस एंड बिकॉज दे डोंट थिंक लाइक दिस दे हैव टू डिफरेंट चैप्टर्स. दे थिंक AS14 अलग है, AS21 अलग है. अरे भाई ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल दोनों सेम है. Let's understand this further. As we have done amalgamation, AS14, and now we are getting into CFS AS21. बराबर है? Amalgamation में tell me how do you calculate the goodwill or CR? That is nothing but the profit or loss at the time of acquisition. Goodwill or CR is nothing but the profit or loss on the time of
Acquisition. How do we calculate that? What are the two elements that we compare? We compare net asset with what? PC. If net asset is more, it's profit for us, that is CR. If net asset is less compared to what we paid, it's a goodwill, that's a loss for us. Agreed? Yes or no? Sure. अच्छा, CFS में भी गुडविल CR कैलकुलेट होता है, पर वहां का फॉर्मूला अलग. कैसे? वहां पे वो लोग कंपेयर करते हैं समथिंग लाइक नेटवर्थ प्लस माइनस समथिंग, या लेट्स कीप दैट प्लस माइनस एज ऑफ नाउ असाइड, नेटवर्थ माइनस पीसी, या इनफैक्ट दे से नेटवर्थ माइनस मोर स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ व्हेन स्टूडेंट्स लुक एट दिस, दे से कि भाई गुडविल है या सीआर है, ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नेटवर्थ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पे नेट एसेट था, पीसी था, तो दे थिंक इट्स डिफरेंट. सी आई विल प्रूव दे आर वन एंड द गॉड डैम सेम थिंग. ओके, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. लेट्स मेक अ बैलेंस शीट, नॉर्मल एनी बैलेंस शीट. बोलो क्या क्या एलिमेंट आएगा बेटा? कैन आई से देयर विल बी शेयर कैपिटल, कैन आई से देयर विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, देयर विल बी लायबिलिटीज, देयर विल बी असेट्स. एग्रीड? Okay, now let's do one thing. Let's write the liability on the opposite side. If I write the liability on the opposite side, what will happen? It will become minus liabilities. Yes? अच्छा, अगर मैं liabilities को यहाँ से निकाल के opposite side पे लिखता हूँ, which gives me the effect of asset minus liability, still my balance sheet will tally? Yes. Will my balance sheet tally? Yes. So can I say asset minus liability will be equal to capital plus reserves and surplus? Yes. Do you agree? Yes. Anyone has any doubts in this? Sure. So can I say basically the net asset that you are looking at is equal to the net worth. Net worth is nothing but capital plus reserves minus losses. Yes. So can I say net asset is equal to net worth, what you are looking at the screen? Agree with me? Yes. Yes or no? But still, these two are not the same. There is a difference. Now how to bridge that difference? That is something important. यहाँ पे जब हम लोगों ने ये बैलेंस शीट बनाया, अच्छा ये बैलेंस शीट में बेटा बताओ, सॉरी, असेट्स कौन से वैल्यू पे रहेगा? बुक वैल्यू पे रहेगा. लायबिलिटीज कौन से वैल्यू पे रहेगा? बुक वैल्यू पे रहेगा. मतलब जो तुमको नीचे नेट एसेट मिल रहा है वो कौन सा वैल्यू पे है? बुक वैल्यू पे है. सो नेट एसेट एट बुक वैल्यू डेफिनेटली इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हिच इज इक्वल टू नेट वर्थ. अरे यस सर, बट टेल मी व्हेन यू डिड अमालगमेशन AS 14, नेट एसेट वाज ऑलवेज एट, बट हियर व्हेन यू से नेट एसेट इज इक्वल टू नेट वर्थ, we are looking at it from the book value point of view. We are not looking at from which point of view? Fair value. So I cannot say कि यहाँ पे जो हम लोगों ने net asset लिखा है जो कि fair value पे is equal to net worth. Why? Because net worth is always at book value. I cannot have a fair value of equity share capital, fair value of reserves and surplus. That does not make much sense. अरे yes sir. So वो ये दोनों actually same नहीं है, but अब इसको same करना पड़ेगा. कैसे same करेंगे? Please understand. ये जो नेट एसेट है विच इज एट बुक वैल्यू, जब हम लोग अमालगमेशन करते हैं तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं. ओके, लेट अस से द असेट्स का बुक वैल्यू इज 100 रुपीज एंड द फेयर वैल्यू इज 120. जस्ट फोकस ऑन वन असेट. वॉट एवर यू अंडरस्टैंड अबाउट असेट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीथिंग. बराबर है? अच्छा, अभी जब हम लोग अमालगमेशन फॉलो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली फेयर वैल्यू 120 ले लेते हैं. यस. ऑल्टरनेटिवली can I take the asset at 100 and then add 20 to it? कोई फर्क पड़ेगा क्या? So I can take the asset at book value and then do plus minus revaluation. Will it give me the same effect as that of fair value? So can I say net asset at book value, if it is equal to net worth, then net asset at fair value will be equal to net worth, which is always at book value, plus minus revaluation of assets and liabilities. Will it give me the effect of net asset at fair value? Yes or no? All of you, do you agree? Instead of directly taking 120 rupees, can I take 100 and then add 20 to it? अब क्या फर्क पड़ता है? सेम ही हुआ. तो instead of going for net asset, you go for net worth and then do plus minus of the revaluation. You still get the effect of net asset. Agreed? So can I say कि net asset at fair value is always equal to net worth plus minus any kind of revaluation. Now can I say these two are one and the same? Yes.
सो इधर व्हेन यू डू अमालगमेशन यू गो फॉर नेट एसेट, वी डोंट गो फॉर नेट वर्थ। क्यों? वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग सीधा सेलिंग कंपनी को खत्म करके उसका असेट्स लेके आए, उसका लायबिलिटीज लेके आए, तो बताओ उसका फेयर वैल्यू कितना है। इट्स आउटराइट परचेज दैट आई एम डूइंग। When I am going to outright purchase, I will see what is the fair value of assets, for fair value of liabilities, or the fair value of items I am buying. But here, when you come to consolidation, it's not an outright purchase. It's a control via more than 50% of voting power. Books में दोनों को साथ में लाके दिखाने का है, अरे ऐसा कि ये भी मेरा असेट है, ये भी मेरा असेट है, खाली प्रेजेंटेशन के लिए साथ में ला रहे हो ना तुम लोग, वरना तो वो अलग कंपनी है, तू अलग कंपनी है। Legally, you are two different companies. Yes or no? But for presentation sake, for for better understanding of the financial performance and the financial assets and liabilities, we bring them together. तो वहां पे हम लोग नेट वर्थ का बेस पकड़ते हैं, बट नेट वर्थ इज ऑल्सो इक्वल टू नेट एसेट प्रोवाइडेड यू डू द एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। डू यू एग्री? श्योर? कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज पीसी। व्हाट डू यू मीन बाय पीसी? पीसी इज व्हाट यू पे टू द ओनर्स of the selling company, to the shareholders of the selling company for acquiring the whole control. Yes or no? Sure? Don't you think that is nothing but the cost of investment itself? कैसे? अगर समझो मैंने आज किसी कंपनी का 100% शेयर्स खरीद लिया, सबसे पहला बात किससे खरीदा? उसका पहले के शेयर होल्डर से खरीदा, मतलब उसका पहले के ओनर से खरीदा। तो वो इन्वेस्टमेंट्स या वो शेयर्स खरीदने के लिए जितना मैं रोकड़ा पैसा देगा, किसको दे रहा है? Am I paying it to the shareholders of the selling company? Then don't you think it's nothing but PC? Anything you pay to the shareholders of the selling company is PC. खाली फर्क क्या पड़ता है वहां पे ना, पीसी का अपना कोई ऐसा अकाउंट नहीं है यहां पे, बिकॉज सेलिंग कंपनी जिंदा है, परचेजिंग कंपनी जिंदा है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दिखता है कि भाई आज मैंने उसका 100% शेयर्स खरीदा ना, तो मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होगा। बट है क्या वो? अल्टीमेटली तो वो पीसी है। जब तक ये पैसा नहीं दिया होता, जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, तब तक उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ी एस्टैब्लिश कर सकता था मैं। So whatever you pay for buying this investment is nothing but whatever you pay for gaining the control. Then how is it not a PC? So it's just a change of language. Ultimately it is nothing but what? PC. Are you understanding this? Yes. Now if that is the case, if you agree with that, then do you think it is one and the same or they are different? They are absolutely the same. So whether you say in amalgamation goodwill CR was nothing but net asset minus PC, over here in CFS we say net worth plus minus revaluation minus cost of investment, but ultimately both are one and the same. Are you understanding? Yes. Yes or no? Yes. So for you the starting point of AS 14 and CFS is one and the same. तुम लोग CFS का चैप्टर में on the date of control या on the date you have actually established a control on the subsidiary, if you want to calculate goodwill CR, you may use net asset minus PC, or you may use net worth plus minus revaluation minus cost of investment. Your answer is going to remain the same, absolutely the same. Let's take a figurative example and check that also. Hypothetical assumption लेके solve करते हैं. Let's make a balance sheet. किसका balance sheet है? सब्सिडरी या सेलिंग कंपनी का, बराबर है? गिव मी फिगर्स, सर्टेन रैंडम फिगर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, गिव मी 100 रुपीज. ओके. रिजर्व्स एंड सरप्लस से 500 रुपीज. यस सर. चलो लायबिलिटीज से 400 रुपीज. यस सर. ब्रिंग असेट्स आउट ओवर हियर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ असेट्स? इट विल बी 1000. यस. अच्छा, but when we talk about amalgamation under AS 14, we are going to take it over at what values? Fair values. So give me the fair value of assets. Say 1200. Yes, and liabilities ka fair value. Say 500 rupees. Just assume whatever, doesn't make a difference. Yes sir. अच्छा. Now, what is the net asset as per AS 14? क्या आएगा? What is the assets का fair value? 1200 minus what is the fair value of the liability? 500. So this gives me a net asset of 700. Now we go by AS 21 where we have what? Net worth. What is the net worth? Net worth is nothing but capital plus reserves minus losses. So what is the capital that I have? 100. What is the reserves and surplus? 500. बराबर है? Total net worth कितना दिख रहा है? 600. But this is at what values? Book values. इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस रिवैल्यूएशन. चलिए बताइए, रिवैल्यूएशन का प्लस कितना होएगा? 200 से असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और लायबिलिटी का वैल्यू 100 से बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो माइनस, तो कितना आएगा?
ये क्या था, ये क्या है? सो नेट एसेट एंड नेटवर्थ इज वन एंड द सेम, यस और नो? अच्छा, अभी अगर अमालगमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वॉट एवर इज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी विल बिकम द पीसी, एंड इफ यू थिंक फ्रॉम AS21 पॉइंट ऑफ व्यू, सेम शेयर होल्डर्स को जो आपने पे करके उसका शेयर्स खरीदा रहेगा, दैट विल बिकम द पीसी, yes or no? Ultimately PC remains the same in both the cases. So let's say the PC is say rupees 900. So what is the goodwill or what is the loss that we are having? 200 rupees. And the same PC if I use over here, but the name would be cost of investment, कि भाई उसका कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी हम लोगों ने शेयर्स खरीदा, समझो 100% शेयर्स खरीदा रहेगा, वो हमने मार्केट में से कितने में खरीदा? से 900. तो व्हाट्स माय गुडविल? It's goddamn the same. It's absolutely the same. You have to understand this. The starting point of both the standard is one and the same. Are you getting it? CA final specifically speaks about this point. If you talk about amalgamation over there in India is governed by 103. 103 itself says that there are two ways to acquire a business. One is outright, another is by more than 50% of the voting power. ये कौन बोलता है? कंसोलिडेशन वाला स्टैंडर्ड नहीं बोलता है, ये खुद अमालगमेशन वाला स्टैंडर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है। और वो बोलता है कि यहां पे अगर समझो तुमने मोर देन 50% वाला प्रोसीजर अप्लाई किया या वो रूट के थ्रू कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आगे 110 अप्लाई करो तुम लोग। मतलब वो बोलता है कि एक बार कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया और अगर सब्सिडियरी जिंदा है, देन यूड गो फॉर कंसोलिडेशन। दैट इज सेट बाय हुम? बाय द स्टैंडर्ड ऑफ अमालगमेशन इटसेल्फ। वही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। खाली AS does not outrightly point out that they are overlapping, that the point of starting is one and the same, but logically they are absolutely the same. Ind AS specifically says कि भाई ये दोनों सेम है, यही से वो Ind AS 110 या कंसोलिडेशन शुरू होने वाला है, वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है, यहाँ पे बोला नहीं गया, बट अल्टीमेटली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes or no? Then there should be one legitimate question that should come. That question is, sir, if both are same, why the hell are we using net worth then? Why not keep the formulas same? Why you need two set of formulas then? Are yes or no? Yes. That should be the next question. There is again a reason behind that. Please understand this. Going back to the basic differentiation of amalgamation and CFS. When you talk about amalgamation, does the selling company survive or it gets finished? It absolutely gets finished, isn't it? When the selling company gets finished, उसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो मतलब वो परचेजिंग कंपनी कमाने वाला है. Is there a need to distinguish between the profits earned before the date of control and after the date of control? पहले भी पी था, अभी भी पी है, ऐसा ही नहीं अभी. तो पहले भी प्रॉफिट मेरा था, अभी भी जो भी टोटल प्रॉफिट है वो मेरा है. भले मेरे अंदर ऐसा आ गया, लेकिन अभी भी टोटल प्रॉफिट मेरा है. आई डोंट हैव एनी डिस्टिंक्शन, आई डोंट हैव एनी नीड टू डिस्टिंग्विश हाउ मच वाज प्रॉफिट बिफोर एंड हाउ मच वाज प्रॉफिट आफ्टर. एवरीथिंग इज पी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, सेलिंग कंपनी इज नॉट गेटिंग क्लोज्ड. सेलिंग कंपनी का अपना आइडेंटिटी है, मतलब वो अपना खुद का प्रॉफिट कमाएगा. यस, नाउ बी केयरफुल विद दिस वन. ओके, पेरेंट एंड सब्सिडरी. ओके, इसका क्या रहेगा? इसका रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा बेटा. ओके, लेट अस से द डेट ऑफ कंट्रोल इज 1st of April 22. जब हम लोगों ने डेट ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया रहेगा, तभी इसका रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ तो बैलेंस रहेगा. एग्रीड? से एक्स रहेगा. यस, लेकिन उसके बाद डेट ऑफ कंट्रोल के बाद इज एस ओवर और इट स्टिल कंटिन्यूज टू डू द बिजनेस. तो ये एक्स में एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहेगा. यस और नो? एग्रीड? ओके, सो लेट अस टेक सम फिगर्स एंड अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल. सो 1st of April 22 को जब तुमने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, रिजर्व एंड सरप्लस में 100 रुपया था. अच्छा, उस दिन तुम लोग कंसोलिडेशन करने वाले हो क्या? नहीं, कंसोलिडेशन ईयर एंड पे करने वाला है. तो ईयर एंड तक जाते जाते उसने कुछ तो भी करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया रहेगा, से 50 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. तो फिर ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज 31st of March 23 को उसका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया बेटा? 150 हो गया. एग्रीड? यस और नो? अभी 31st मार्च आया तो अभी इसका असेट्स और लायबिलिटीज, इसका रिजर्व एंड सरप्लस सब पी लेके जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन. यस और नो? लेके जाएगा मतलब एक्चुअली लेके नहीं जाएगा, पी एस जिंदा रहेगा, खाली बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेगा वो. आर गेटिंग इट?
तो अभी तुमको नहीं लगता है कि जब वो इनकॉर्पोरेट करेगा तब उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई कितना रिजर्व्स ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल था और कितना बाद में कमाया? यस और नो? ये डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी है? नाउ लिसन टू दिस, दिस इज द कोर ऑफ एंटायर ऑल द वर्किंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर सीएफएस. व्हाट इज सो बिग अबाउट इट? व्हाई डू यू नीड टू हैव अ डिस्टिंक्शन? प्लीज अंडरस्टैंड. 1 अप्रैल 22 को जो 100 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस था सेलिंग कंपनी का, डू यू थिंक पेरेंट कंपनी हैज अ राइट टू रिसीव दैट? नो. व्हाई? बिकॉज 1 अप्रैल के पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट है. तो पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो जब पहले कमाया था तभी पेरेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया था क्या सब्सिडरी में? तभी किसी और ने किया था. तो डज पेरेंट हैव अ राइट टू रिसीव? लॉजिकल राइट? नो. डज ही हैव अ लीगल राइट टू रिसीव? यस. क्योंकि आज अगर सब्सिडरी बंद हो गया ना तो सारा रिजर्व सरप्लस वही लेके जाएगा, क्योंकि वही ओनर है. तो ही कैन गेट इट एज पर द लीगल राइट, बट प्रैक्टिकली या लॉजिकली स्पीकिंग he does not have a right, because वो जब पैसा कमाया सब्सिडरी ने तभी उसका पैसा इन्वेस्टेड नहीं था. Because of this reason, the balance of reserves and surplus on 1st April is considered to be capital profit. Which profit? Capital profit. किसके लिए? पेरेंट के लिए. पेरेंट के लिए वो प्रॉफिट जिसमें उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था फिर भी उसको मिल रहा है, वो तो बस ऐसा भगवान की देन है. It's a gain sort of a thing, not even earned. It is gain. It's abnormal gain. Yes or no? So that is considered to be the capital profit. And after that point of time, जो भी subsidiary profit कमाएगा, do you think parent has a right over it, logical as well as legal? Yes, क्योंकि मेरा पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया उसने, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया वो मेरा रिटर्न्स है, उसके ऊपर लेजिटिमेट राइट है. Yes or no? That is revenue profit for parent, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का ऊपर रिटर्न है. मैंने पैसा डाला उसके बाद कमाया. अरे yes or no? So this distinction has to be very clear कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन का जो प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल नेचर का है और उसके बाद जो कमाया वो रेवेन्यू नेचर का है. एग्रीड? बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू गो बाय द रूट ऑफ नेट वर्थ, क्योंकि नेट वर्थ में ही कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बैठेगा. अब इसमें होगा क्या? मैं 31 मार्च को कंसोलिडेशन शुरू करेगा. अरे यस सर, तो 31 मार्च को चालू करेगा और 31 को मेरे पास थोड़ी नेट एसेट्स और सब कुछ रहेगा. मैं थोड़ी एसेट्स का फेयर वैल्यू ढूंढने बैठेगा उस दिन. मैं क्या बोलेगा? आई विल स्टार्ट विथ नेटवर्थ कि भाई शेयर कैपिटल कितना है, फिर मैं बोलेगा अच्छा रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, फिर मैं बोलेगा इसको काम कर ब्रेक कर, 1 अप्रैल को जो था वो कैपिटल, वो गुडविल सीआर के कैलकुलेशन में डाल उसको, और उसके बाद जो भी कमाया वो तेरा रेवेन्यू है वो मेरे पीएनएल में डाल दे. 1 अप्रैल को जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस था वो पेरेंट कंपनी का पीएनएल में नहीं आता है, वो गुडविल सीआर में चला जाएगा. अगर गेन है तो गुडविल में चला, सॉरी सीआर में चला जाएगा, लॉस है तो गुडविल में, पीएनएल में नहीं आएगा क्योंकि उसका राइट नहीं है. अरे यस सर, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर उसका लेजिटिमेट राइट है, तो वो पेरेंट के पीएनएल में आना शुरू होएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समथिंग लाइक योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड. AS13 इन्वेस्टमेंट चैप्टर हैज द सेम लॉजिक, बट उधर फर्क क्या है? जो एप्लीकेबल है ना, जो जिस चीज पे उसको अप्लाई किया ना लॉजिक को, वो खाली एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था. यहां पे वही लॉजिक पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अप्लाई किया. लॉजिक इज स्टिल द सेम. लेट अस से यू बाय अ इन्वेस्टमेंट, सो आई एम गेटिंग इनटू AS13 नाउ. आर यू देयर विथ मी? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लॉजिक इज सेम, स्टैंडर्ड कितना भी होने दो, लॉजिक इज ऑलवेज द सेम. इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू अंडरस्टैंड 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स और 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. ओके, ऐसा अलग अलग कुछ नहीं लगता है, सब डैम सेम है. सुनो, मैंने 1 अप्रैल 22 को एक्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स परचेज किया. यस सर. अच्छा, तो उसके बाद लेट अस से ऑन 30th of April 22 को एक्स लिमिटेड ने पिछले साल का जो प्रॉफिट था, या पिछला साल मतलब 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 को ये जो भी उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर डिविडेंड्स डिक्लेयर किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑब्वियसली इट हैज टू बी ना, क्योंकि 31 मार्च को जब ईयर खत्म होता है इमीडिएटली तुमको मालूम है क्या कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना डिविडेंड देना चाहिए? नहीं, देयर बी अ प्रोसीजर. पहले अकाउंट्स को फाइनलाइज किया जाएगा, फिर ऑडिटर आएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेगा अच्छा भी इतने का डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं. They will recommend what is the amount of dividend to be given. Yes or no? तो obviously there is a time gap. 31 मार्च के बाद 1-2 महीना निकल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी. बराबर है? उसके बाद 30th of April को एक्स लिमिटेड बोलता है कि ठीक है, पिछले साल का जो प्रॉफिट था, ओके, से 100 रुपया, उसमें से हम लोग 10 रुपए का डिविडेंड देंगे. आपने शेयर्स कब खरीदा?
1 अप्रैल 22 को जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, पॉइंट नंबर 1, लिसन टू मी केयरफुली, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, इज इट डिक्लेयर्ड आफ्टर यू परचेस्ड? यस, दैट्स व्हाई इट्स माय कंसर्न. इफ इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर आई हैव परचेस्ड, देन व्हाई शुड आई बी बॉदरिंग अबाउट इट? मैंने खरीदा 1 अप्रैल को, उसने डिविडेंड फेब में दे दिया था, अबे तो मेरे को क्या है? Will this discussion be happening? No, discussion is happening because the dividends are being given after I purchase the shares. बराबर है? अच्छा, second point that you need to answer. Do you actually have a right, logical right to receive this dividend? क्यों? अरे तूने इन्वेस्ट किया, उसके पहले का प्रॉफिट कमा के रखा है. The dividends are being declared out of profits which are earned before you invested the money. तो तेरा एक्चुअली राइट नहीं है, किसी और ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर वो डिविडेंड उसको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मिलेगा किसको? लीगल राइट किसका है? अपना है. क्यों? क्योंकि आज जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तब मैं ओनर है. अरे यस और नो? तो लीगल राइट मेरा है, लेकिन लॉजिकल या प्रैक्टिकल राइट मेरा नहीं है. हेंस AS 13 सेज any dividends which are declared, look at the definition of pre-acquisition dividend, any dividends which are declared out of the profits which are earned before the date of investment. Any dividends which are declared out of profits which are earned before the date of investments are basically pre-acquisition. It's not about the date of declaration. It's about the dividends किस profit में से आ रहा है. अगर वो प्रॉफिट बिफोर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने कमाया रहेगा और उसमें से डिविडेंड तुमको मिल रहा है, तो वो प्री एक्विजिशन है. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट, इट्स अ कैपिटल गेन फॉर यू. एंड हेंस AS 13 सेज डोंट टेक इट टू P&L, reduce the cost of investment. वो लोग भी उसको P&L में लेके जाते नहीं है. वैसे यहां पे जब हम लोग CFS कर रहे थे तो 1 अप्रैल का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो उसके P&L में नहीं जा सकता, वो किधर चला जाएगा? गुडविल CR के कैलकुलेशन में जाएगा, बिकॉज इट्स अ कैपिटल गेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अरे यस सर, और अ कैपिटल लॉस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, डिपेंडिंग अपॉन गुडविल है कि CR है. यस सर, उसके बाद जो कमाया वो P&L में जाएगा. वैसे यहां पे भी अगर AS 13 हम लोग ये सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल से हम लोग के पास शेयर्स था, बराबर, 2-3 साल से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है और उसके बाद आज वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है. कहां से कर रहा है? वो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद कमाया गया है. देन डू आई हैव अ राइट टू रिसीव? यस. He is giving dividends out of profits which were earned after I did the investment. मेरा पैसा यूज करके वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो मेरा राइट नहीं है क्या? तो वो मेरे P&L में जाएगा और मेरा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है. सेम लॉजिक वो लोग यहां पे भी अप्लाई करते हैं, सेइंग व्हाट, कि भाई डेट ऑफ कंट्रोल के बाद जो प्रॉफिट कमाए ना वो तो पेरेंट के P&L में जाएगा, लेकिन डेट ऑफ कंट्रोल के पहले का जो रिजर्व एंड सरप्लस का पोजीशन है वो सब कैपिटल है, वो सब गुडविल CR में जाना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ऑफ दिस बाइफर्केशन ऑफ रिजर्व्स, सी अंडरस्टैंड, मैं कंसोलिडेशन कब कर रहा है? ईयर एंड पे. डेट ऑफ कंट्रोल क्या है? 1 अप्रैल. ये सब मगजमारी अमालगमेशन में होता है क्या? अमालगमेशन में कुछ नहीं होता है. अमालगमेशन में 1 अप्रैल को कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, काम खत्म, एस तो मर गया, अभी क्या कंसोलिडेट करेगा तू? कौन सा वो आगे चल के डिविडेंड देने वाला है? So all these issues of bifurcating the reserves and surplus or profit or losses into capital and revenue are not there, because there is only one point, that is date of amalgamation or date of acquisition, and things are done. एक बार ही consolidation होता है, उसके बाद सब खत्म. यहां पे ऐसा नहीं होता. यहां पे डेट ऑफ कंट्रोल एक है, लेकिन कंसोलिडेशन हर साल करना पड़ेगा. इसलिए तुमको जरूरी है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को ब्रेक करो. सबसे बड़ा इश्यू वही होने वाला है, how to break those reserves and surplus and different elements of those reserves and surplus into what is capital and what is revenue. Are you understanding? Now if you are going for that thing, if you want the bifurcation of reserve and surplus, can I use net asset or I will have to use net worth? I have to use net worth wala approach, but actually it does not make any difference on the date of control. On the date of control to net worth bol ya net asset bol, everything is going to remain the same. Only the problem begins is after date of control, where only AS 21 is sitting and AS 14 is not there at all. But on the date of control, both are absolutely one and the same. Are you understanding? Okay. When we do the sums, first around 4 to 5 sums, we'll be doing it both the ways. AS 14 se bhi or AS 21 se bhi. You will observe that the solutions are absolutely the same. Are you understanding this? Is it clear? So can you say that AS 14 and AS 21 are different? Yes as well as no. No, on the date of control, on the date of acquisition, they are one and the same. The goodwill CR calculations are going to remain the same. Only the difference comes after the date of control, where AS 21 will give us the rules how to do the consolidation.
Are you understanding this? But on the date of control, they're absolutely the same. Is it clear? They look the different because net asset है, net worth है, revaluation plus minus कर रहे हो, वहां पे PC बोलते हो, यहाँ पे cost of investment बोलते हो. अरे तो language का difference है, logic का difference नहीं है. They are accounting wise absolutely the same. Are you understanding this? So next time we start with the sum. So this is the basic understanding of what CFS is. Okay.